नमस्कार। 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे एनिमल किंगडम की और उनका क्लासिफिकेशन। तो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया किसके द्वारा, पहला क्वेश्चन इससे बनता है तो वो है व्हिटेकर के द्वारा 1969 में। ठीक है, पहले क्या था, द्विजगत वर्गीकरण था, उसके बाद 1969 में व्हिटेकर आए और उन्होंने 5 जगत में बांट दिया। एक ये क्वेश्चन है, किसने, व्हिटेकर ने, और कितने में, 5 में। उन्होंने कौन कौन से बताए, पहला मोनेरा बताया, दूसरा प्रोटिस्टा बताया, तीसरा पादप बताया, चौथा कवक बताया, पांचवा जंतु बताया। अब किनको क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। मोनेरा मतलब सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। मोनेरा। प्रोटेस्टा में क्या होता है, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोष की प्राय जलीय यूकेरियोटिक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव सम्मिलित किए गए। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में। ये क्वेश्चन बनता है, युगलीना। तो युगलीना ना तो पादप में ही है ना जंतु, दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये आता है किस ग्रुप में, प्रोटिस्टा में। ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि मुझे कहीं तो रखो। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित यानी कि दूसरे पर निर्भर। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ आ जाते हैं प्रोटिस्टा में। बात खत्म हो गई। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सब हो गए मोनेरा। और पादप में तो पता ही है, सभी रंगीन पादप, पुष्पी, अपुष्पी, बीजी, सब। ठीक। कवक यानी कि फंगी, वो यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी या फिर परपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवकों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइटिन की बनी होती है। जंतुओं की बात करें तो सभी बहुकोष की जंतु यूकैरियोटिक, और इसमें आगे है इनको क्या बोलते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, तारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव, सभी ये किसके हैं, जंतु जगत एनिमल किंगडम के हैं। अब बात करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। एनिमल किंगडम का भी वर्गीकरण किया गया तो संसार के समस्त जंतु जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक है एक कोष की प्राणी, दूसरा है बहुकोष की प्राणी। एक कोष के प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए हैं, जबकि बहुकोष के प्राणियों को 9 संघों में बांटा गया है। तो कौन कौन से संघ, प्रोटोजोआ, संघ पेरिफेरा, संघ सिलेंट्रेटा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ एस्केलमैंथीस, संघ एनिलिडा, संघ ऑर्थोपेडा, संघ मोलस्का, संघ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब कार्डेटा में भी क्या क्या है ये भी देख लेते हैं, फिर सबका डिटेल में बताते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है। ये तो आपको एक बार में दिखा लिया। तो कार्डेटा में प्रमुख वर्ग कौन सा हो गया, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में प्रमुख लक्षण क्या है, असमतापी जंतु है। इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। श्वसन गिल्स के द्वारा ही इसमें श्वसन होगा। उदाहरण स्किलियोडन, दरियाई घोड़ा और टारपीडो। इसके बाद बात करते हैं एम्फीबिया वर्ग यानी कि उभयचर। तो एम्फीबिया वर्ग में क्या होगा, इनके लक्षण क्या होंगे, ये प्राणी उभयचर होते हैं यानी कि जल स्थल दोनों में रह सकते हैं, असमतापी जीव हैं। ठीक है, तो देखो उभयचर भी क्या हो गए आपके, असमतापी। और यहाँ पे देखो मत्स्य वर्ग भी क्या हो गया आपका, असमतापी। तो उभयचर में श्वसन क्लोमो यानी कि त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हृदय 3 वेशमी, 2 आलिंद, 1 निलय यानी कि 3 भाग में होता है। उदाहरण मेढक। ठीक है, तो मत्स्य वर्ग में 2 वेशमी है ना, और एम्फीबिया वर्ग में कितना, 3 भाग में, 2 आलिंद, 1 निलय। इसके बाद बात करें सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल्स की, तो ये वास्तविक स्थलीय शरीर के जंतु है। 2 जोड़ी इनमें पाद होते हैं यानी कि पैर। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होगा। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच से ढके रहते हैं। उदाहरण छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। इसके बाद बात करें पक्षी वर्ग यानी कि एव्स की,
तो इनके जो अगले पाद यानी कि पैर होते हैं उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और पक्षी का हृदय पक्षियों का 4 बेसमी, याद रखना। तो पानी वाले प्योर 2 बेसमी, उभयचर 3 और पक्षी 4, 2 आलिन 2 नीले। और पक्षी क्या होते हैं? समतापी। पक्षी समतापी। श्वसन अंग फेफड़ा मूत्राशय अनुपस्थित होता है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता पता होगा। उड़ ना सकने वाले पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। इसके बाद बात करें मैमीलिया यानी कि स्तनी वर्ग की, तो इनके प्रमुख लक्षण है त्वचा पर श्वेत ग्रंथि और तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? द्विवार दंती। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्र नहीं होता है, ऊंट और लामा में होता है। और केंद्र क्यों नहीं होता है? जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो सके। बाह्य कण उपस्थित होते हैं, मैमिलिया में होते ही है। और स्तनधारी वर्ग 3 उपवर्गों में बंटा है। प्रोटोथीरिया इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटोथीरिया अंडे देंगे। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देंगे, उदाहरण कंगारू, फिर वो थैली में बना रहता है। यूथीरिया यानी कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। इनमें से कोई एक क्वेश्चन इस बार आ रहा है। अब बात करते हैं शरीर के तंत्र के बारे में। तो शरीर के कई अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलकर काम करते हैं, तभी तो शरीर आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशीय तंत्र की। तो पेशी तंत्र क्या करता है? अंगों में गति उत्पन्न करता है, शरीर को सुदृढ़ बनाता है। और संपूर्ण शरीर में कितनी पेशियां हैं? 500 से अधिक। कार्य के आधार पर पेशियां किस में बांटी गई हैं? अब इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। तो ऐच्छिक पेशियां ये रेखित पेशी ऊतक से बनी होती हैं और मनुष्य के इच्छा अनुसार संकुचित हो जाती हैं, शेर अग्रांगों में पाई जाती हैं। अनैच्छिक पेशियां ये होती हैं अरेखित पेशी। अनैच्छिक अरेखित इंपॉर्टेंट है। ऐच्छिक रेखिक, अनैच्छिक अरेखित पेशी ऊतक से बनी होती हैं और मनुष्य की इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं होती हैं। ये आंतरिक अंगों, रुधिर वाहिकाओं, त्वचा की दीवारों में पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें अस्थि तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम की, तो शरीर को आकार प्रदान करेगा, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करेगा। कुल 206 हड्डियों से मिलकर बना है मनुष्य का शरीर। इसके बाद पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में क्या होगा? पचाया जाएगा भोजन। और मुख्य भाग कौन से हैं? ग्रास नली, आमाशय, पक्वाशय, यकृत, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि। श्वसन तंत्र श्वसन के लिए है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। सिराओं में क्या है? अशुद्ध रक्त बहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और धमनियों में शुद्ध रक्त, पल्मोनरी को छोड़कर। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिराओं में ये उल्टा होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्र का तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या करेगा? शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन आदि को पहुंचाएंगे और शरीर को रक्त को शुद्ध भी किया जाए। तंत्र का तंत्र आपको पता है शरीर की सभी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसके बाद आगे बात करें मलोत्सर्ग क्या होगा? तो शरीर के भीतर क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशेष पदार्थों को बाहर निकालना। इसके कौन अंग है? फुफ्फुस, बड़ी आंत, वृक्क और त्वचा। इसके बाद प्रजनन तंत्र की बात करें तो इनमें गर्भाशय, डिंब ग्रंथियां, पुरुष जननांग, वृषण, अधिवृषण, शुक्रायिका, शुक्राशय, शिश्न आदि मुख्य अंग हैं। स्त्री जंगन, रतिशैल, बृहद, भगोष्ठ, शिश्न का अंडाशय, गर्भाशय आदि अंग होते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण को पोषक तत्व स्त्री के गर्भाशय में स्थित ये इंपॉर्टेंट अप्रा या प्लेसेंटा के माध्यम से स्त्री से ही मिलता है। ग्रंथि तंत्र की बात करें तो विभिन्न प्रकार के रसायनों का स्राव कर शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक है नलिका युक्त और एक नलिका विहीन ग्रंथि। अब बात करते हैं कोशिका की, तो शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। एक क्वेश्चन ये आता है, कोशिका का सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक कौन? रॉबर्ट हॉक। ये भी इंपॉर्टेंट। कोशिका के 2 भाग मुख्यतः, एक कोशिका द्रव और एक कोशिका का नाभिक। कोशिकाओं को पारदर्शी झिल्ली के भीतर एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिस कोशिका द्रव और कोशिका के मध्य भाग को नाभिक कहा जाता है। इसमें कोशिकाओं में उपापचय, वातावरण के प्रति संवेदनशीलता और विभाजन के गुण होते हैं। कोशिका द्रव में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों का पाया जाते हैं। कोशिकाओं के
प्राणमूलक गुण प्रोटीन पर निर्भर करते हैं, यानी कि उसमें कौन सी प्रोटीन उपस्थित है। कोशिकाओं को झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया वसा की बनी होती है, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कोशिकाओं के जीवन चक्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोश का विभाजन दो प्रकार से, एक समसूत्री कोश का विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री। यही इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो कहानी थी। कोशिका के विभिन्न कोशिकांग और उनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। लवक या प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे। रंग के आधार पर 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट। अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ये भी याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट। इसका कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना है। 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट ये मंड यानी कि स्टार्च का संग्रह करती है, इंपॉर्टेंट। एलायोप्लास्ट यानी कि वसा का संग्रह। प्रोटीनोप्लास्ट यानी कि प्रोटीन का, उल्टा पूछे, प्रोटीनोप्लास्ट यानी प्रोटीन का संग्रह प्रोटीनोप्लास्ट, वसा का संग्रह एलायोप्लास्ट और मंड यानी स्टार्च का संग्रह एमाइलोप्लास्ट। ये हैं अवर्णीय लवक। अब बात करें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की, तो हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इसके बाद वर्णीय लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, ये हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के होते हैं, ठीक, जिनमें फियोप्लास्ट ये है भूरे शैवालों डाइटम्स में पाया जाता है। इनमें फ्यूकोजैंथिन नामक भूरा रंग होता है। रोडोप्लास्ट लाल शैवालों में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें लाल रंग के फाइको इरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन के कारण होते हैं। नीले हरे क्रोमेटोफोर ये नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। इसके बाद प्रकाश संश्लेषणी जीवाणुओं के क्रोमेटोफोर, ये क्रोमेटोफोर बैंजनी और अबैंजनी सल्फर जीवाणुओं में भी पाए जाते हैं। अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कोशिका द्रव में बहुत सी छड़ी के आकार के गोलाकार तथा सूत्री कोशिकांग होते हैं। इनके चारों ओर एक झिल्ली की दोहरी परत होती है। अंदर वाली झिल्ली की उंगलियों की तरह मुड़ी होती है, जो क्या कहलाती है, क्रिस्टी। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण पाए जाते हैं, जिसमें एटीपी सिंथेटिस एंजाइम होता है, जो एटीपी निर्माण में सहायक होता है। कौन? F1 कण अंदर की सतह। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें ऑक्सीकरण क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक जालिका, यह कोशिका द्रव में विस्तृत रूप से फैली असंख्य शाखाओं वाली झिल्लियों का क्या एक जाल है। इसकी सतह पर असंख्य अणु होते हैं, जिनमें राइबोसोम होते हैं। कोशिकाओं के केंद्र द्रव और कोशिका द्रव में विभिन्न स्थानों के स्थानांतरण एवं विभिन्न एंजाइमों के संश्लेषण में भी ये भाग लेंगे। ये ग्लिसरॉल एवं वसी अम्लों में वसा संश्लेषण की क्रिया और ग्लाइकोजन संग्रह का भी कार्य करेंगे। राइबोसोम 70S 80S बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलाकार आकृति में कलाविहीन सूक्ष्म कण, इसमें आरएनए तथा राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बराबर भाग में पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक आदि जीव में उपस्थित रहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक जालिका की सतह पर कोशाद्रव में पाए जाते हैं। आकार और अवसाद गुणांक के आधार पर राइबोसोम कितने प्रकार? 2 प्रकार, 70S इसके 2 भाग, 50S 30S। 80S राइबोसोम इसमें होता है, 60S और 40S। गाल्जी तंत्र या गाल्जी बॉडी ये किसको कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार की बनी चपटी तथा कुछ मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है। प्रत्येक समूह में 4 से 10 थैलियां होती हैं। इनका कार्य विभिन्न प्रकारों विकारों का श्रावण, कोशापट निर्माण, कोशाभित्ति निर्माण, हार्मोन का श्रवण आदि है। इसके बाद बात करें माइक्रोबॉडीज की, इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम बहुत छोटे आकार की एक परत वाली झिल्लियों से घिरी थैली होती है। ये 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक लाइसोसोम, इसमें राइबोसोम द्वारा बनाए गए एंजाइम पाए जाते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम, इसमें एसिड हाइड्रोलेज के पूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। अवशिष्ट कार्य, भोजन के पाचन के पश्चात द्वितीयक लाइसोसोम के अपचित कणों का संग्रह हो जाता है, तब ये अवशिष्ट कार्य कहलाते हैं। इसके बाद बात करें ऑटोफेजिक रिक्तकाएं, जिस समय कोशा अपने कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक जालिका का भक्षण करती हैं, तो ऑटोफेजिक रिक्तकाएं बन जाती हैं। इसके बाद आगे बात करें लाइसोसोम के अन्य कार्यों के बारे में, तो कोशिका के बाह्य पदार्थों का पाचन, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन और
स्वनष्टीकरण यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये पूछा जाएगा। तो लाइसोसोम बाह्य पदार्थ हो, अंदर पदार्थ हो, या आत्महत्या करनी यानी कोशिका को समाप्त करना हो तो लाइसोसोम है। इसके बाद बात करें स्फेरोसोम की, तो स्फेरोसोम केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले इल्सोसोम की तरह होते हैं। इसका मुख्य कार्य वसा पदार्थों को एकत्रित करना, स्थानांतरित करना तथा संश्लेषण करना है। पैरोक्सिसोम क्या होते हैं, सूक्ष्म गोलाकार कण हैं जो एक परत वाली झिल्ली से बने होते हैं। ये केवल उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश शोषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में प्रकाश में कुछ पौधे CO2 निकालते हैं। ग्लाइओक्सोसोम ये भी सूक्ष्म गोलाकार कण हैं जो एक परत वाली झिल्ली के बने होते हैं। ये प्रायः बीजों में जहाँ पर वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें तारक का या सेंट्रोसोम, इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका और कुछ पौधे जैसे शैवाल और कवक के केंद्र के समीप पाए जाते हैं। यह दो जोड़ी सेंट्रियोसोल से मिलकर बनाता है। सेंट्रियोल्स के चारों एक स्वच्छ घेरा होता है जिसे सेंट्रीस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोसोम सूत्री विभाजन के समय दो भागों में बंटकर ध्रुवों की ओर जाता है। इस प्रकार यह कोशिका विभाजन में कार्य करता है। कौन, तारक काय, सेंट्रोसोम यानी सेंटर कर देता है, यानी कि विभाजन में, कोशिका विभाजन में काम करेगा सेंट्रोसोम। इसके बाद बात करें जीवधारियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र तट से ऊंचे पहाड़ पर रहने लगेगा तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों में उत्सर्जन यूरिया के स्थान पर किसका होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, यूरिक एसिड का होता है जिससे जल की बचत हो सके। ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वायुमंडल में अनुपस्थित था, उस समय उपस्थित था ही नहीं, केवल साइनोबैक्टीरिया वगैरह थे। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। कोशिका दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो अब किसके क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, गोल्जी का यानी कि यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। अब डीएनए आरएनए में अंतर देख लेते हैं। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए एट गवर्नमेंट कॉलेज याद रखना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और इसमें दूसरे में थाइमिन के स्थान पर टी की जगह पर क्या हो जाएगा, यूरोसिल। ठीक है, इसमें आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, यूरेसिल। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। अब बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, उसमें भी पूछ लेते हैं। तो पादप कोशिका जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु में नहीं पाई जाती है। लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय पादप कोशिका में उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है सेंट्रोसोम, और जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है। इंपॉर्टेंट है। रिक्तिका बड़ी होती है किसमें, पादप कोशिका में, और वैक्यूल्स छोटे होते हैं जंतु कोशिका में। पादप कोशिका आकार में लगभग आयताकार होती है और जंतु कोशिका लगभग वृत्ताकार होती है। ठीक है, अब अगले चैप्टर से आप देखेंगे विषाणु यानी कि वायरस के बारे में।